हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है वो रिविजनरी वीडियो है, क्योंकि आपको पता 31 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। तो उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं थोड़ा सा आपको भी टाइट कर रहा हूँ। और आपने जो जो चैप्टर्स नहीं पढ़े या कौन सी चीज़ें हैं जो भी आपने छोड़ रखी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, उनको हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा, जो जनरल एंट्रीज बोलूँगा, वो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपके पेपर में जो डिवेंचर यानी इशू ऑफ डिवेंचर का टॉपिक आ रहा है, यानी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं आ रहा, तो हमें इसमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं कुछ जनरल एंट्रीज बोलूँगा जो आपने याद करना है, और उसी को आप याद करोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक तो ये वाला टॉपिक है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। यानी हम किसी वेंडर, और वेंडर वाले टॉपिक में अगर आपने पढ़ा है कि वेंडर कौन होता है, जिससे कंपनी कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ वगैरह, एक तरह से अगर देखो कंपनी अगर पूरा का पूरा टेक ओवर कर रही है तो उसमें एसेट और लाइबिलिटी दोनों हो सकती है, या सिर्फ अगर हम सिर्फ एसेट खरीद रही है कंपनी किसी वेंडर से, तो वेंडर का मतलब वो सेलर जिससे खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम किसी वेंडर से एसेट परचेज करते तो उसकी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। पहली एंट्री तो ये। और उसके बाद जब हम एसेट परचेज कर लेते हैं तो अगला हमारा काम होता है डिवेंचर इशू करना। अब हम वो तो एट पार पे भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अगर हम एट पार पे कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 100 की चीज़ें, तो डिवेंचर इशू करने के 3 केस होते हैं, एट पार, ये रहा आपका, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो आपके 3 नंबर के आपके पक्के आएंगे क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। और हो सका तो ये चॉइस में आ सकता है इशू ऑफ शेयर वाले में, जो उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें भी परचेज कंसीडरेशन है। तो आप एक जगह से याद कर लीजिए, आपको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे हम एसेट वेंडर से ख़रीदते हैं तो ऑलरेडी हमें वो एंट्रीज़ हमें पता है, ठीक है। तो अगर हमने देखा है कि हमें वो एंट्री यहाँ पे अभी देखा है कि ये जो एसेट है, एसेट आप शेयर वाले टॉपिक में भी और डिवेंचर वाले दोनों में आप सेम यूज़ कर सकते हो ये एंट्री। तो इसका मतलब है आप सेम याद कर सकते हो। दूसरा आपको बता दूं कि जब हम यहाँ पे डिवेंचर इशू कर रहे हैं वहाँ पर शेयर इशू कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ यहाँ लिखा है ना, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, अगर शेयर इशू कर रहे होंगे तो लिख देंगे शेयर कैपिटल, ठीक है, ओके। और अगर हम प्रीमियम पे इशू करेंगे, अच्छा पार पे इशू करने का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि एक डिवेंचर की वैल्यू 100 की चीज़ को हम 100 में रीइशू कर रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना हो, नंबर ऑफ डिवेंचर, तो पहले आप देखिए कि वेंडर को कितना अमाउंट देना है। तो जितना भी वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, यानी वेंडर को जितना भी पे कर रहे हैं वो रखेंगे ऊपर और डिवाइड कर देंगे 100 से। बट आप ये याद रखना कि उसमें जैसे सपोज करिए मेरे को वेंडर को 7 लाख रुपए देने हैं और उसमें से मैंने 2 लाख रुपए कैश दे दिया है, ठीक है, 2 लाख का मैंने कैश दे दिया है। तो अब मेरे को वेंडर को कितने देने होंगे, 5 लाख। तो एक्चुअली में नंबर ऑफ डिवेंचर जो है इस 5 लाख पे निकालेंगे, ना कि 7 लाख पे, क्योंकि हमने 2 लाख का तो कैश ऑलरेडी पे कर दिया। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो आप कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ एंड टाइम में। उसके बाद वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर शेयर इशू करते तो यहाँ लिख देते शेयर कैपिटल, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना हो तो वही वेंडर का अमाउंट, जितना भी हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर अमाउंट, ठीक है, वेंडर को, यानी इसको हम कंसीडरेशन अमाउंट भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा नॉलेज समझाने के लिए सिर्फ ये वेंडर अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो जो फेस वैल्यू यानी 100 प्लस जितना भी प्रीमियम होगा, अगर 5% प्रीमियम है तो 105, 10% प्रीमियम है तो 110, इस तरीके से यूज़ करेंगे,
ठीक है। तीसरा केस सिर्फ डिवेंचर के लिए यूज़ होता है, क्योंकि शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता। तो डिवेंचर जो है वो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, लेकिन शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता। तो अगर डिस्काउंट पे अगर हम वेंडर को डिवेंचर दे रहे हैं तो उसकी एंट्री आपको पता है, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट एंड 2% डिवेंचर, ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट आपने याद रखना है। और अगर डिस्काउंट हो तो सीधी सी बात है, जहाँ हम 110 प्लस प्रीमियम कर रहे थे वहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट। अच्छा, पेपर में इतना इजी आ जाए तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि प्री बोर्ड में भी देखने को मिला कि कभी कभी एसेट और लाइबिलिटीज़ वगैरह दी होती है, यानी हम वेंडर से एसेट्स भी ले लेते हैं और लाइबिलिटी की पेमेंट भी करते हैं। तो हम जितनी भी एसेट लेंगे वेंडर से तो उसे डेबिट कर देना, जो भी लाइबिलिटीज़ होगी उन्हें क्रेडिट कर देना, ठीक है। और जितना हम वेंडर को अमाउंट पे कर रहे हैं वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि हमने वेंडर को कितना अमाउंट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये है आपका, अगर आपको नेट एसेट चेक करना है तो आप क्या करोगे, जितनी भी एसेट है उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा एक्चुअली में आपने कितने का नेट एसेट खरीदा है। सपोज करिए, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 5 लाख का मैंने मशीनरी खरीदा, लिख लेता हूँ मैं मशीनरी, और 1 लाख की लाइबिलिटी, ठीक है, सॉरी 1 लाख है, 1 लाख की लाइबिलिटी। तो एक्चुअली में मुझे नेट एसेट यानी कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 4 लाख रुपए ओबियसली, क्योंकि नेट एसेट मैंने 4 लाख के खरीदे, क्योंकि 1 लाख की तो मैंने लाइबिलिटी पे कर दी ना। तो अब मेरे को जो पेमेंट करनी है कितने की करनी है, 4 लाख की। अगर मैं जितना भी 4 लाख से ऊपर पे करूंगा, सपोज करिए मैंने 4 लाख के बदले वेंडर को 4.5 लाख रुपए दिए, तो जितना भी मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये जो मैंने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, एक्स्ट्रा आप इसे एक्सेस भी बोल सकते हो, तो ये मेरी गुडविल है। और अगर मैंने 4 लाख के बदले 350 दिए हैं, तो मैंने जो मेरे 50,000 रुपये बच गए, क्योंकि कम पेमेंट की है ना, ये मेरा कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व। इस चीज़ को आप नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में, ताकि वहाँ पर आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वही ये एंट्री जो है इसी चीज़ को दिखा रहा है कि अगर जितनी भी एसेट खरीदी है वो एसेट साइड, जितनी भी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड, ठीक है, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। वेंडर को हम जितना अमाउंट पे करेंगे ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपके, और फिर आप कंपेयर करना इस तरीके से जैसे मैंने आपको बोला है। और यहाँ पर भी इस तरीके से शो हो रखा है कि जितनी भी एसेट्स खरीदी उसमें से सन्डी लाइबिलिटी माइनस करिए तो आपका नेट एसेट आ जाएगा। फिर आप चेक करेंगे कि नेट एसेट के बदले हमने वेंडर को कितना पेमेंट किया है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर समझा है। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए, और अगर फास्ट लग रहा है तो आप 1 पॉइंट या 0 से नीचे में भी आप आराम से देख सकते हैं, 0.75 पे भी आराम से समझ में आ जाएगा, वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर ही लेता हूँ, ठीक है। कोलेट्रल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो आप ये फॉर्मेट को आप अपनी कॉपी में पूरी तरीके से याद कर लीजिए या लिख लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी आप समझिए। कोलेट्रल सिक्योरिटी 3 से 4 मार्क्स में पक्का आपका फंसेगा, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, आपको एक जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, एक तो आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, और एक बैलेंस शीट शो करने के लिए आएगा। बैलेंस शीट शो करने के मार्क्स और प्लस जर्नल एंट्री दोनों को मिला के आपके मार्क्स 3 से 4 नंबर में आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो देखिए आपके सामने ये बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है, और बैलेंस शीट में सिर्फ आपने इतना ही एलिमेंट लिखना है। क्या लिखना है, एक तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके नीचे नॉन करेंट लाइबिलिटी। आप बोलोगे सर इसके नीचे तो शेयर होल्डर फंड आता है, एक्चुअली में हम शेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम डिवेंचर्स के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। कोलेट्रल सिक्योरिटी जो होता है वो लोन के रिगार्डिंग, यानी बैंक से जो आपने लोन लिया है उसके
सिक्योरिटी के तौर पे हम डिवेंचर को क्या रखते हैं, गिरवी रखते हैं, इसीलिए हम इसे कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने जितने का लोन लिया है वो हमारा इस वाले पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए मैंने अगर 10 लाख का लोन लिया है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अमाउंट में 10 लाख रुपए दिखा देंगे। बस इतना ही शो करके आप दिखा दोगे, आपके मार्क्स पक्के। ठीक है, और आपको जो जर्नल एंट्री करनी पड़ती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जर्नल एंट्री भी पूछता है। ये है जर्नल एंट्री, आपका एक एंट्री सिर्फ करनी होती है, और एंट्री है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। जैसे अभी जो मैंने 10 लाख का लोन लिया है, ये है लोन, और उसके बदले मैंने 12 लाख का डिवेंचर गिरवी रखवाया है सिक्योरिटी के तौर पे। तो एंट्री डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैं इसमें ये वाला अमाउंट लूँ या ये वाला अमाउंट लूँ। तो आपको जो यहाँ पर अमाउंट लेना है वो अमाउंट लेना है जो आपने डिवेंचर को गिरवी रखवाया है, इसका मतलब 12 लाख। लोन वाला अमाउंट नहीं, इसको नहीं लेना है आपने इसको लेना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यानी उसमें जितने का आप लोन लोगे वो आप बैलेंस शीट में दिखाना, यानी जितने का आप लोन लोगे वो आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, जितने का आप लोन लोगे, और जितने का आपने डिवेंचर इशू किया है उसकी आप जर्नल एंट्री करोगे, जो कि नीचे हो रखी है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस आप पे पूछेगा। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर में से आपके 10 से 12 मार्क्स के आपके फंसेंगे ही फंसेंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसको आप पक्का करके ही जाएं। यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखिए अब यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक छोटा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसकी एंट्रीज यहाँ है। ये TDS वाला जो है ना आपके चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है आप TDS वाला तो नहीं लिखेंगे। तो आपको पहले जनरल एंट्री जो जो लिखनी है मैं वही, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, पहली एंट्री इंटरेस्ट ड्यू की। ये TDS नहीं आता, इसलिए हमें TDS को नहीं लेंगे, आपके सिलेबस में TDS नहीं है, सिर्फ यही 2 एंट्री होगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। तो ये वाला तो टॉपिक ख़त्म, आपने सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ना है, डिवेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। पहली एंट्री ये, आपने ये वाली एंट्री लिखनी है पेपर में, और दूसरी एंट्री होती है इसकी पेमेंट करने की, जो कि एंट्री होती है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी दूसरी एंट्री आपकी ये। तीसरी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है TDS वाला, तो बस आपने ये तीसरी एंट्री ये वाली करनी है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जानने वाली चीज़ क्या है जो आपको समझाना है मेरे को, वो ये है कि जब भी आप नॉर्मली आप देखिए कि जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। सपोज़ करिए 20,000 के डिवेंचर है और वो 100 ईच है, लेकिन जो इशू हुआ है वो 90 पे हुआ है, यानी कि 10% डिस्काउंट पे हुआ है, ये मान के चलिए। ठीक है, 10% का जो है डिस्काउंट हुआ, इशू कितने पे हो, 90 पे। और डिवेंचर का नाम क्या है, डिवेंचर का नाम है 9% डिवेंचर। चलिए ये भी मैं लिख देता हूँ, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, 9% डिवेंचर मैंने 20,000 इशू किए हैं, 100 ईच उसका फेस वैल्यू है, लेकिन 90 पे किया है। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो आपने देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले वो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं उसका अमाउंट क्या लिखेंगे, 20,000 डिवेंचर, सर ने बोला था 20,000 डिवेंचर और 90 पे इशू हुआ है, तो 20,000 इंटू 90 आपका 18 लाख हो गया। और 18 लाख को हाँ कितना परसेंट, 9% निकालना है, तो हम 9% निकाल लेंगे। तो जो बच्चे ये वाला को अपने दिमाग में सोच के बैठे हैं तो वो तो गलत है, क्योंकि कभी भी जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इशू वाले से नहीं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, चाहे प्रीमियम पे इशू क्यों ना हो,
हम हमेशा फेस वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। तो ये 20,000 इंटू 100 यानी 20 लाख जो है, इस 20 लाख पे 9% निकालना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसे मुझे आपको बताना था, यानी 1,80,000। ठीक है, अगर क्वेश्चन में उसने बोला है हाफ ईयरली पेमेंट हो रही है, तो इस 1,80,000 को दो हिस्से में बांट दीजिए, 90,000 और 90,000, और 3 एंट्री इसकी हो जाएगी और 3 एंट्री इसकी हो जाएगी। कौन सी वाली एंट्री? ये जो मैंने अभी आपको बताई है ऊपर। ठीक है, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ एंट्री को। देखिए थोड़ा सा आपका वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपको जो भी मैं कहता हूँ प्रॉपर तरीके से क्लियर करवाऊँगा, वो पूरा का पूरा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो पहली एंट्री ये, दूसरी एंट्री आपकी ये, और तीसरी एंट्री आपकी ये। ठीक है, तो ये जो मैंने नंबर डाल रखे हैं इसे ही आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। तो चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जिसे हमें करना है डिवेंचर में? ये कंडीशंस हैं, आप ज़रूर इस कंडीशंस को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 कंडीशन होते हैं, ठीक है ना, वो कंडीशन आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। ये रिटर्न ऑफ का है, ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ये एज अ रिटर्न ऑफ का टॉपिक है, और रिटर्न ऑफ का भी आपके सिलेबस में है। रिटर्न, राइटिंग ऑफ लिखा है ना यहाँ पे। चलिए, तो राइटिंग ऑफ का मतलब क्या है आप समझिए इस चीज़ को, और फिर आप एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है ये समझिए आप। ये है आपका रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब ये है कि कंपनी को किस किस कंडीशन में लॉस हो सकता है। एक तो अगर वो डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू करता है, सीधी सी बात है, 100 रुपये की जगह अगर कंपनी 90 रुपये ले रही है तो ओबियसली उसे 10 का तो लॉस हो रहा है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अच्छा, एक तो डिस्काउंट के केस में हो सकता है, और दूसरा केस हो सकता है जब रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे। रिडम्पशन का मतलब होता है कंपनी जब लौटा रही है डिवेंचर होल्डर को पैसा, तो 100 के बदले 110 रुपये लौटा रही है। अब आप बताइए 100 रुपये लिए थे और 110 रुपये लौटा रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी 10 रुपये का लॉस हो गया। तो इन दो केस में, चाहे डिस्काउंट का केस है, ठीक है ना, या रिडम्पशन का केस है, यानी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इन दोनों केस में कंपनी को लॉस होता है। ठीक है, अब इस लॉस की भरपाई करने के लिए कंपनी के पास ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी होना चाहिए और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस रखना। ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इन दोनों की हेल्प से हम इस लॉस को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक एंट्री करनी पड़ती है, उस एंट्री को हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये है एंट्री। अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम की हेल्प से राइट ऑफ कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू जिसको राइट ऑफ कर रहे हैं, जैसे अगर हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को राइट ऑफ कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और अगर हम रिडम्पशन वाला दूसरा है ना, प्रीमियम और रिडम्पशन वाला, तो अगर हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये जो 2 है, इसमें वो 2 जो मैंने कंडीशन बताए थे, या तो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है वो आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, या लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर। ठीक है, इसको। और डेबिट में क्या रखना है? जिससे आप राइट ऑफ कर रहे हो। सिक्योरिटी प्रीमियम से अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना, और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की मदद से कर रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखना। ठीक है, अच्छा सपोज करिए ऐसा है कि मेरे को राइट ऑफ करना है 1 लाख रुपए, ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख रुपए मुझे राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में से 20,000 रुपये है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 से डेबिट कर दूंगा, और बाकी जो 80,000 रुपये बचे वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लिख दूंगा, और फिर क्रेडिट में मैं 1 लाख रिटर्न ऑफ कर दूंगा। तो ये पॉइंट्स आपको बताना ज़रूरी था जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और एक टॉपिक जो मैंने आपको बोला था ना कि वो जो केसेस हैं, 5 केस होते हैं ना, उसकी एंट्री आप अपनी उसमें चेक कर सकते हो।
टी.एस. ग्रेवाल या कोई से भी आप बुक यूज़ कर रहे हो उसमें आपके केसेस लिखे होंगे। वो 5 केसेस मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ और आप उसकी जर्नल एंट्री उस बुक से आप लिख लो, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल भी आप कर लेना। पहला केस है 100 में इशू किया, यानी इशू एट पार, और रिडम्पशन भी पार, यानी सामने वाले को 100 रुपये दिए, यानी पार इक्वल्स टू पार, ठीक है। केस नंबर 1। केस नंबर 2 कह रहा है इशू एट डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट पे इशू किया लेकिन रिडम्पशन पार पे है, यानी डिस्काउंट और रिडम्पशन क्या है, पार। केस नंबर 2। केस नंबर 3 कहता है इशू एट प्रीमियम बट रिडम्पशन एट पार, ठीक है, यानी प्रीमियम इक्वल्स टू पार, ठीक है। प्रीमियम पे लिया लेकिन रिडम्पशन जो है वो 100 रुपये में कर रहे हैं। चौथा केस कहता है, जगह यहाँ नहीं हो रही, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जी, चौथा केस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इशू एट पार, यानी 100 रुपये लिए लेकिन हमने पेमेंट किए 110, इसको बोलते हैं इशू एट पार बट रिडम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। ये सारी कहानी आपको याद आ रही होंगी, बस मैं आपको बस रिवाइज़ करा रहा हूँ आप, और जो नए हैं उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। बस ये एंट्रीज आप अपनी बुक से ज़रूर लिख लेना। और 5th वाले में डिस्काउंट पे इशू हो रहा है लेकिन रिडम्पशन 110 रुपये लिए जा रहा है, यानी डिस्काउंट इक्वल्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और लास्ट केस 6 केस है, यानी 6 केस का मतलब है प्रीमियम पे इशू हो रहा है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे। तो यकीन मानिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 5th और 6th केस है। तो आपको कोई केस आए ना आए, 5th और 6th केस तो आने ही चाहिए, क्योंकि ये पेपर में पक्का है कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये जो केसेस हैं आप अपनी जर्नल एंट्री जो है अपनी बुक से उतार सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं बैठा ही हूँ। और अगली क्लास में मैं आपको 3rd बुक से रिलेटेड जो है वीडियोस बना दूंगा, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट है वो एक बार आप पढ़ लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए, एंड आप तैयारी करते रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।